हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या मतलब है बेटा इसका? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप्स है। एक्सप्लेन द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस। एक्सप्लेन करिए जो जो चेंजेस, जो परिवर्तन आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस में। फ्रेंच जो क्रांति आई थी, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति जो आई थी फ्रांस में, उसके बाद जो चेंजेस आए थे उनको एक्सप्लेन करिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी यूरोप की हिस्ट्री में। It introduced the ideas of liberty, equality, fraternity and nationalism। जो ये चार वर्ड्स हैं बेटा आपको याद रखने हैं। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, आजादी, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा एंड नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद। देखिए क्या क्या जो मेन चेंजेस थे जो आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इट एबोलिश्ड मतलब समाप्त कर देना। द फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जो लैंड ओनरशिप होती है, लैंड पे किसका मालिकाना हक होता है। जो पहले उसमें किसका था? जो बड़े बड़े लोग रहते थे, जो किंग थे, उनका उनके नाम होती थी जमीन। एंड एंडेड द प्रिविलेजेस मतलब जो महत्वपूर्ण जो अधिकार, जो विशेष अधिकार लोगों को मिले हुए थे, किनको? नोबिलिटी एंड क्लर्जी को। इट डिक्लेयर्ड दैट सोवर्निटी बिलोंग टू द पीपल रेदर देन द किंग। जो जनता का को बिल्कुल सबसे ऊंचा माना गया है, किंग को नहीं माना गया, जनता को सर्वोच्च अधिकार मिला है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। एक संवैधानिक सरकार बनाई गई थी। नेशनल सिंबल्स सच एज द ट्राई कलर, नेशनल एंथम एंड न्यू हाइम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। जो नेशनल सिंबल्स जैसे वहां का जो राष्ट्रीय फ्लैग है, और जो नेशनल एंथम, नए नए गाने, इन सब चीजों का इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, स्टार्ट हुए थे। ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्रिएटेड। जो नागरिकों को समान अधिकार दिए गए थे। इट इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। इस क्रांति ने क्या करा? जो पूरे यूरोप में, जो उसके आसपास के भी जो कंट्रीज थे, उनमें एक भावना, एक फीलिंग जगा दी कि हाँ हम भी अपने देश में नेशनलिज्म लाएंगे। तो इसका क्या कंक्लूजन होता है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। जो फ्रांस की क्रांतिकारी थी, उसने एक नींव रख दी कि किसकी? मॉडर्न डेमोक्रेसी की और राष्ट्रवाद की यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द नेपोलियनिक कोड। हाउ डिड इट स्प्रेड नेशनलिज्म इन यूरोप। जो नेपोलियनिक कोड था उसकी हमें मेन मेन विशेषताएं बतानी है, और जो यूरोप में राष्ट्रवाद था, जो नेशनलिज्म था, उसका क्या योगदान है। चलिए देखें, आंसर देखते हैं इसका। नेपोलियनिक बोनापार्टे इंट्रोड्यूस्ड द सिविल कोड इन ऑफ 1804, ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। तो कब दिया था इसने? 1804। मेन फीचर्स देखिए इसकी, जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या क्या है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। सभी नागरिकों को एक समान, इक्वल ही माना जाएगा कानून के सामने। एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। जो जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम थ्रू आउट द फ्रांस। पूरे देश में, पूरे फ्रांस में एक ही समान का कानून चलाया जाएगा। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है उनको बहुत ही ज्यादा सरल बना दिया गया। इम्पैक्ट ऑन यूरोप। अब इसका प्रभाव यूरोप पे क्या पड़ा जब ये फीचर्स, ये चेंजेस लाए गए, नेपोलियन ने ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करी, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा यूरोप पे।
The code was introduced in territories conquered by the Napoleon. जिन 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 एरिया में नेपोलियन का अधिकार था वहां ये कोड लगाया गया, लागू करा गया। इट रिमूव फेडरलिज्म एंड इनकरेज्ड इक्वालिटी। जो फेडरलिज्म था, जो जन्म से जिनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो खत्म किया गया और समानता को एनकरेज करा गया, इक्वालिटी को एनकरेज किया गया, मतलब बढ़ावा दिया गया। Although Napoleon ruled as an emperor, his reforms inspired people to demand freedom and national equality. क्या था कि वैसे नेपोलियन एज ए रूलर ही था, एज ए एम्परर ही था, लेकिन जो उसके रिफॉर्म्स थे, जो चेंजेस लाया, वो उसने लोगों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करा। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? द नेपोलियनिक कोड promoted modern laws and indirectly encouraged the growth of nationalism across the Europe. जो नेपोलियनिक कोड था उसने किसको बढ़ावा दिया? मॉडर्न लॉज को। और जो इनडायरेक्टली किसको एनकरेज किया? राष्ट्रवाद को यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन एट द कांग्रेस ऑफ वियना, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जो मीटिंग हुई थी वियना में, कांग्रेस ऑफ वियना में, कब हुई थी? 1815 में। उसे एक्सप्लेन करिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, जो वहां पे कि जो मेन मैटर था, मेन जो निर्णय लिए गए थे, वो क्या थे? द कांग्रेस ऑफ वियना वाज हेल्ड इन 1815 आफ्टर नेपोलियन's defeat. It was led by ड्यूक मेटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया। जो 1815 में नेपोलियन को हरा दिया था, तो फिर एक वियना में ये मीटिंग अरेंज की गई थी, आयोजित की गई थी। जो इसको किसने लीड किया था? ड्यूक मेटरनिक ने, जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। यूरोप में शांति को हम दोबारा स्थापित करेंगे, रिस्टोर करेंगे। टू ब्रिंग बैक द ओल्ड मोनार्कीज। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो ओल्ड मोनार्कीज थी, जो राजवंश थे, जो राजा थे, उनको वापस लाया जाए। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचार थे, उन्हें रोकना था। जो अब मेजर डिसीजंस क्या क्या लिए गए वहां पे? फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। जहां जहां नेपोलियन द्वारा जीते गए जो एरिया था, वो फ्रांस से चले गए थे। द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में बॉर्बन वंश की दोबारा स्थापना की गई। किंगडम्स वर क्रिएटेड अराउंड फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स। चारों तरफ क्या किया गया? फ्रांस के अराउंड चारों तरफ किंगडम्स बनाए गए ताकि कोई फ्यूचर में अटैक ना कर पाए। प्रूशिया रिसीव्ड द इम्पोर्टेंट टेरिटरीज। तो जो फ्रांस को में जो प्रूशिया था, उसको इम्पोर्टेंट क्षेत्र दिए गए। द जर्मन कॉन्फेडरेंस ऑफ 39 स्टेट्स वाज फॉर्म्ड। 39 स्टेट्स की जर्मन को कॉन्फेडरेंस फॉर्म हुई। द कांग्रेस रिस्टोर्ड कंजर्वेटिव रूल बट फेल्ड टू स्टॉप द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो वियना में कांग्रेस हुई थी, वियना ऑफ कांग्रेस जिसे बोलते हैं, वो शांति तो स्थापित उसने कर ली, बट वो फेल किस चीज में हो गए? राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त नहीं कर सके। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में जो लोग, जो उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिए कि यूनिफिकेशन मतलब एक होना, एकीकरण। जर्मनी की जो एकीकरण का प्रोसेस है, उसे एक्सप्लेन करो। यूनिटी से यूनिफिकेशन बनाए, यूनिटी मतलब एकता। जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन से पहले जो जर्मनी था, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था।
दो स्टेप्स देखिए इसके। स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, द ज़ोल्वेरिन promoted economic unity among German states। जोल्वेरिन में क्या, जो बॉर्डर्स पे दिया जाता है ना, टैक्स वगैरह दिया जाता है, तो उन्होंने क्या करा, वो सब जो सीमा शुल्क की स्थापना करी थी, उससे क्या बढ़ा, इकोनॉमिक यूनिटी बढ़ी जर्मन स्टेट्स में। ओटो वॉन बिस्मार्क, द चांसलर ऑफ प्रूशिया, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। जो वहां के ओटोमन वन बिस्मार्क थे, चांसलर थे प्रूशिया के, उन्होंने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी, ब्लड एंड आयरन की। ही फॉट 3 important wars, उन्होंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े। डेनमार्क 1864 में, ऑस्ट्रिया 1866, फ्रांस 1870-71। आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस, जर्मनी वाज यूनिफाइड इन 1871। जब फ्रांस की हार हो गई, जर्मनी 1871 में एक हुआ। किंग विलियम वन ऑफ प्रूशिया बिकेम द जर्मन एम्परर एट द पैलेस ऑफ वर्सलीज। विलियम फर्स्ट थे जो, वो क्या बन गए, सम्राट बन गए, राजा बन गए। कहाँ पे उन्होंने शपथ वगैरह ली, पैलेस ऑफ वर्सलीज में। कंक्लूजन क्या है इसका, जर्मनी वाज यूनाइटेड मेनली थ्रू मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर बिस्मार्क। जो जर्मनी एक हुआ उसका मेन कारण क्या था, जो उनकी सेना की शक्ति थी और जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी किसके अंडर, बिस्मार्क के अंडर। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट लीडर्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। डिस्क्राइब करिए अलग अलग लीडर्स की भूमिका को डिस्क्राइब करिए, जिन्होंने इटली की यूनिफिकेशन के लिए बहुत ही मेहनत करी, बहुत ही ज्यादा जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज अचीव्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सेवरल लीडर्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन, गिसिपी मजीनी फाउंडेड यंग इटली। इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी, यंग इटली की। ये बेटा आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि हु फाउंडेड द यंग इटली, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको क्या टिक करना है, गिजिपी मजीनी। स्प्रेड द आइडिया ऑफ ए यूनाइटेड एंड रिपब्लिकन इटली। इन्होंने राष्ट्रीय एकता की भावना को बहुत ज्यादा फैलाया, स्प्रेड किया। काउंट कैव्यूर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीडमोंट सर्डिनिया, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, पीडमोंट सर्डिनिया के। यूज्ड डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस टू यूनाइट नॉर्दर्न इटली। इन्होंने डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, एंड अलायंसेस, और जो मतलब जो आसपास के देश थे उनसे उनका साथ लेके इटली को एक करा। गिसिपी गैरिबाल्डी लेड द रेड शर्ट्स। इन्होंने रेड शर्ट्स नामक जो एक सेना थी उनको लीड करा। कंक्वर्ड सिसिली एंड नेपल्स, और इन्होंने किस पे विजय प्राप्त करी, सिसिली एंड नेपल्स पर, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, विक्टर इमैनुअल सेकंड, he became the first king of unified Italy। Conclusion देखिए, the combined efforts of these leaders led to the unification of Italy in 1861, while Rome became part of Italy in 1870। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा ये हिस्ट्री का चैप्टर लेंदी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर टाइप मैंने 10 रखे हैं। बाकी के चैप्टर्स, बाकी जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के मैंने 5 लॉन्ग आंसर्स रखे हैं, लेकिन हिस्ट्री के मैंने लॉन्ग आंसर्स भी 10 रखे हैं। एक्सप्लेन द कॉजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 इन यूरोप। द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 were liberal and nationalist movements across the यूरोप। जो 1848 में रेवोल्यूशंस हुए थे वो क्या थे, लिबरल थे, मतलब कि वो चेंजेस चाहते थे लेकिन धीरे धीरे चाहते थे। इसके कारण क्या थे, कॉजेस देखते हैं। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, उनकी क्या डिमांड थी कि उन्हें संविधानित
आधार पे सरकार चाहिए। राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अ, विकास जो हो रहा था। इकोनॉमिक हार्डशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, जो इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक संकट था और जो बेरोजगारी थी वो भी एक बहुत मेन कारण था। ओपोजिशन टू ऑटोक्रेटिक रूलर्स, जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, शासक थे, राजा थे, उनका विरोध हो रहा था। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? स्प्रेड आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, किस चीज को बढ़ावा मिल रहा था? लोकतंत्र को और राष्ट्रवाद को। encourage the unification of Germany and Italy, जर्मनी और इटली के को यूनिफाई करने का को एनकरेज कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में किस चीज की जागरूकता बढ़ रही थी? राजनीति की। दो मैन रेवोल्यूशंस फेल्ड इमीडिएटली, बहुत सारे रेवोल्यूशंस फेल भी हुए, बट द इंस्पायर्ड फ्यूचर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, और जो बाकी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे उससे प्रेरणा मिली थी उनको। कंक्लूजन क्या है? द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 स्ट्रेंथेंड द डिमांड फॉर नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तो रेवोल्यूशन ऑफ 1848 ने क्या करा? लोकतंत्र और जो राष्ट्रवाद था उसको मजबूत किया, और जो डिमांड थी नेशनल यूनिटी की और डेमोक्रेटिक राइट्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हमें जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उसका महत्व बताना है और उसके बारे में और डिटेल में बताना है। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट met in 1848 at सेंट पॉल चर्च। 1848 में फ्रांस में जो सेंट पॉल्स चर्च है वहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना की गई। इसके मेन फीचर्स क्या है? इंक्लूडेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट जर्मन स्टेट्स, अलग अलग जर्मन के स्टेट से वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। wanted to establish a united Germany under a constitutional monarchy, वो क्या चाहते थे कि एक ही मतलब जर्मनी बने, इस्टेब्लिश हो किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर। प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी, जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तैयार किया गया। रीजंस क्या है इसके फेलियर के? किंग फ्रेडरिक विलियम फोर रिफ्यूज्ड द क्राउन, जो किंग विलियम फ्रेडरिक थे उन्होंने सम्राट बनने से इनकार कर दिया। द आर्मी सपोर्टेड द मोनार्की, जो आर्मी थी वो राजाओं को समर्थन कर रही थी। द मिडिल क्लास लैक्ड यूनिटी, जो मिडिल क्लास थी उनमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। कंजर्वेटिव रूलर्स ओपोज्ड लिबरल रिफॉर्म्स, जो राजाशाही थे वो क्या कर रहे थे? आंदोलन को दबा रहे थे, वो लिबरल रिफॉर्म्स को दबा रहे थे। ऑल्दो इट फेल्ड, हालांकि ये फेल हो गया। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंस्पायर्ड फ्यूचर जर्मन यूनिफिकेशन, फिर भी वो लोगों को आगे जो आंदोलन कर रहे थे उनको एक प्रेरणा दे गया। व्हाट इज रोमांटिसिज्म? एक्सप्लेन इट्स रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। रोमांटिकवाद क्या था मतलब, और इसके रोल को एक्सप्लेन करिए कि नेशनलिज्म इन यूरोप में इसकी क्या भूमिका रही। रोमांटिसिज्म इज वाज ए कल्चरल मूवमेंट दैट एम्फसाइज्ड इमोशंस, ट्रेडिशंस एंड नेशनल यूनिटी। जिन लोगों ने, जैसे बेशक वो लड़े ना हो, फिजिकली ना लड़े हो, लेकिन उन्होंने अपना जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, इमोशंस, अपनी परंपराओं से, ट्रेडिशन से एक राष्ट्रीय पहचान को स्ट्रॉन्ग बनाया, उस पे एक बल दिया। रोल इन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म में क्या रोल था? इंस्पायर्ड पीपल टू वैल्यू देयर कल्चर एंड हिस्ट्री, लोगों से मतलब उन लोगों को कहा कि तुम अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति की, अपने इतिहास की वैल्यू करो। फोक सॉन्ग्स, पोएट्री एंड म्यूजिक प्रमोटेड नेशनल प्राइड,
जो वहाँ के लोकगीत थे, संगीत था, पोएट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, कविताएं थी, तो इनके थ्रू एक राष्ट्रीय, एक नेशनल फीलिंग को प्रमोट किया, जगाया लोगों के मन में अपने गानों से, देशभक्ति गानों से। आर्टिस्ट एंड राइटर्स एनकरेज्ड यूनिटी अमंग पीपल। जो कलाकार थे, राइटर्स थे, लेखक थे, उन्होंने अपनी बुक्स के जरिए राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी का एक संदेश दिया। The Polish language and culture were preserved despite foreign rule। जो पोलैंड की लैंग्वेज थी, पॉलिश लैंग्वेज थी, और जो वहाँ की संस्कृति थी, प्रिजर्व्ड रखा मतलब जीवित रखा। फॉरेन रूल के होते हुए भी उन्होंने अपने कल्चर को जीवित रखा। नेशनल सिंबल्स बिकेम पॉपुलर अक्रॉस यूरोप। जो नेशनल सिंबल्स थे, राष्ट्रीय प्रतीक थे, उनका विकास हुआ थ्रू आउट यूरोप में। रोमांटिसिज्म strengthened the nationalist feelings and encouraged movements for national independence। जो ये रोमांटिसिज्म था, इसने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत ही सशक्त बनाया। Explain the Balkan problem. Why did it become a source of conflict in Europe? जो बाल्कन प्रॉब्लम थी, जो बाल्कन समस्या थी, वो क्या थी, और ये पूरे यूरोप में मतलब सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि संघर्ष का कारण क्यों बनी। The Balkans included countries such as Serbia, Greece, Romania, Bulgaria and others that were under Ottoman rule। तो बाल्कन जो क्षेत्र था, एरिया था, उसके अंदर ये सारी कंट्रीज आ रही थी जो ओटोमन रूल के अंडर आ रहा था। रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, कारण क्या बने उस कॉन्फ्लिक्ट के। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स वांटेड इंडिपेंडेंस। जो अलग अलग जाति के लोग थे, वो क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। द ओटोमन एम्पायर वॉज वीकनिंग। जो ओटोमन एम्पायर था, वो कमजोर होता जा रहा था। यूरोपियन पावर्स लाइक रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी कम्पीटेड फॉर इन्फ्लुएंस। जो ये सारी कंट्रीज थी, ये सारे देशों के बीच क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। राइवलरीज इंक्रीज्ड, पॉलिटिकल टेंशंस। जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, फीलिंग थी, इमोशंस थे, वो तेजी से फैलने लगे। इसके फिर अब रिजल्ट क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो इनका रिजल्ट है, इनका जो परिणाम है, क्या आया। फ्रीक्वेंट वॉर्स इन द बाल्कन्स। बाल्कन एरिया में फिर लगातार वॉर होते रहे, युद्ध होते रहे। इंक्रीज्ड हॉस्टिलिटी अमंग यूरोपियन नेशंस। जो यूरोपियन नेशंस है, यूरोप में जो देश थे, उनमें आपस में बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये क्या, किस चीज का कारण बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण यही बना। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे। द बाल्कन इशू बिकेम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोपियन बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो मोस्ट सीरियस सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट का, वो कौन क्या था, बाल्कन इशू। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा यूरोप में, राष्ट्रवाद तो यूरोप में कैसे बढ़ा, उसकी कैसे विकास हुआ। आंसर देखते हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस यूरोप ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। जो कब हुआ था ये, 19th सेंचुरी में हुआ था। तो इसका जो डेवलपमेंट था, किन किन कारणों से हुआ था, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स की वजह से। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, क्या क्या कारण थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन किस चीज का आइडिया फैला रहा था, लिबर्टी का, आजादी का और समानता का। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिफॉर्म्स। नेपोलियन ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल। लीगल मतलब कानूनी चेंजेस, जो सुधार लाने की कोशिश कर रहा था। लिबरलिज्म इंकरेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लिबरलिज्म मतलब जो ये आजाद, जो लोग आजादी चाहते थे,
वो किसको एनकरेज कर रहे थे? संविधानिक सरकार को। एक सारे फ्रांस में एक ही समान का कानून हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबके लिए एक ही कानून लगे। रोमांटिसिज्म प्रमोटेड नेशनल आइडेंटिटी, जो रोमांटिकवाद था उसकी वजह से राष्ट्रीय एक पहचान मिली। सीक्रेट सोसाइटीज इंस्पायर्ड रेवोल्यूशंस, जो छुप छुप के संगठन बना रहे थे लोग, उनमें जो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, वो इन सब से इंस्पायर हुए। नेशनलिस्ट लीडर लाइक मजीनी, बिस्मार्क, कैवर एंड गारिबाल्डी यूनाइटेड देयर कंट्रीज। इन सब लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान था अपनी कंट्री को यूनाइटेड करने का, एक करने का। कंक्लूजन क्या निकलता है? नेशनलिज्म ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न नेशंस लाइक स्टेट्स लाइक जर्मनी एंड इटली। जो नेशनलिज्म ने किस चीज को पूरा मैप ही, पूरा नक्शा बदल दिया यूरोप का, और किस चीज को कैसे देश बने, जर्मनी एंड इटली जैसे देशों का निर्माण हुआ। बेटा आज हमारे ये लॉन्ग आंसर टाइप